मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भाई मानना पड़ेगा। दिनेश विजाल ने इस चीज को सीरियसली लिया एंड उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए ये हमें एक के बाद एक इनके न्यू प्रोजेक्ट्स मूवीज दिखाते जा रहे हैं। एंड इन मूवीज में हमें एक वेल कनेक्टेड स्टोरी देखने को मिलती है एंड ये पर देखने को मिलता है कि कैसे एक दूसरे से ये सारी की सारी स्टोरी कनेक्टेड है एंड फिर कहीं एंड में जाकर हमें इन चीज का पूरा एक कंक्लूजन देखने को जरूर से मिलेगा। एंड ये इंस्पिरेशन हम जानते ही हैं उन्होंने कहां से लिया है एंड इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, इंस्पिरेशन जरूर से लेनी चाहिए, बस उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका इनको आना चाहिए और इस चीज पर इन्होंने अच्छे से काम किया एंड उस चीज पर ये अच्छे से डिलीवर भी करते हैं। नहीं तो आजकल बॉलीवुड में ऐसे ऐसे यूनिवर्स है कि उनकी बिग बजट हाई मूवी भी आती है और उसके बाद उस यूनिवर्स की पूरी हाइप ही खत्म कर देती हैं। जहां अब बात करूं अपनी थामा मूवी की, तो ये अपने मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5वीं मूवी है जिसमें हमें इंडियन वैम्पायर का एक वर्जन, एक लुक देखने को मिले कि कैसे उसकी ओरिजिन कहां से कनेक्टेड है एंड वो चीज देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ। उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके भी दिखाया। जहां माँ काली के साथ वो पूरा कनेक्शन रक्त बीज वाली वो स्टोरी वो पूरी तरीके से कनेक्टेड करती है एंड उनको वो एक कोर जरूर से प्रोवाइड करती है कि हाँ यहाँ से उन बेतालों का जन्म हुआ एंड वो इतने लंबे टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। जय स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस मूवी की एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट सीन एंड इस यूनिवर्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी शुरू होती है आज से 3-4 साल हजार पहले जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया था एंड वहां पर उसकी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर यास्किन से होती है एंड यास्किन उसे वहीं मारकर उसका सारा खून चूस लेता है एंड उसके बाद ये स्टोरी शिफ्ट होती है साल 2025 यानी प्रेजेंट टाइम में एंड वहां पर हमें स्टोरी देखने को मिलती है आलोक की, कैसे वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जाता है एंड वहां पर उस पर एक भालू हमला कर देता है एंड उसको बचाने के लिए रश्मिका मंदाना वहां पर आती है, उसको बचाकर लेकर जाती है अपने घर क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो रश्मिका मंदाना बोलता है कि तुम कुछ दिन यहीं रहो एंड वहां पर हमें पता लगता है कि कैसे रश्मिका मंदाना भी खुद एक बेताल है एंड उनकी पूरी कम्युनिटी है, उनका पूरा एक कबीला है, वो वहां पर एक मंदिर है जहां पर वो पूरी देवी की पूजा वगैरह करते हैं एंड अपने उन्होंने पहले थांबा अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उन्होंने कैद में किया हुआ है क्योंकि वो इंसानों को खाने की बात करता है, इस दुनिया पर पूरी तरीके से रूल करने की बात करता है। तो उन सभी बेतालों ने एक कसम लिया कि अब वो इंसानों को नहीं खाएंगे एंड इसी के चलते उस यास्किन को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर को एक गुफा में कैद किया गया है एंड सभी बेताल उस कसम को निभाते हैं कि कोई भी इंसानों का रक्त नहीं पिएगा एंड एज एक्सपेक्टेड ये बात उनके कबीले वालों को पता लग जाती है कि कोई इंसान उनके घर के आसपास घूम रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए वो उसके पीछे लग जाते हैं एंड रश्मिका मंदाना और आलोक वहां से भाग जाते हैं जहां पर वो भाग कर आते हैं दिल्ली आलोक के घर एंड घर पर आने के बाद वो लुका छुपी का खेल, वो पूरी सिचुएशनल कॉमेडी, वो कैसे झूठ बोलेगा, किस तरीके से पावर एग्जीक्यूट होंगी एंड कैसे रश्मिका मंदाना खुद को अपने मॉडर्न टाइम में ढाल पाएगी, वो सारी चीजें इसके फर्स्ट हाफ में देखने को मिलती है। जहां मूवी के मिड में आयुष्मान खुराना की एक हादसे के चलते डेथ हो जाती है एंड रश्मिका मंदाना क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसे काट कर वो उसे भी वैम्पायर बना देती है एंड वहां पर हमें पता लगता है कि एक कसम थी जिससे उन सारे बेतालों ने लिया हुआ था कि अगर कोई भी बेताल किसी भी इंसान का खून पिएगा तो वो यास्किन खुद पर खुद कैद से आजाद हो जाएगा एंड उसके बाद वो जो हाहाकार मचाएगा। तो इसी कांड के बाद यास्किन आजाद हो जाता है एंड उसके बाद वो अपने बेतालों को आदेश देता है कि अब उसकी जगह तारिका 100 सालों के लिए कैद होगी तो उसको पकड़ कर लाओ और साथ में आलोक को भी पकड़ कर लाना क्योंकि वो उसे मारकर उसकी सारी शक्तियां ले लेगा। साथ ही इसी बीच हमें जना का एक कैमियो देखने को मिलता है कि कैसे वो अपने भाई मतलब वरुण धवन अब भेड़िया नहीं बन पा रहा है क्योंकि सरकटे के साथ जब उसकी लड़ाई हुई थी तो उसके बाद से वो फुल पोटेंशियल में भेड़िया नहीं बन पा रहा है। तो उसी को हेल्प करने के लिए वो हैंड ऑफ गॉड के पास जाता है जिसको लास्ट टाइम हमने मुंजिया में देखा था एंड यहाँ पर हमें इस मूवी में 2 कैमियो देखने को मिलता है एंड दोनों के बीच की बातचीत हमें देखने को मिलती है कि कैसे जना चाहता है कि उसके भाई का इलाज हो जाए एंड वो फुल पोटेंशियल में भेड़िया बन जाए। तो सत्यराज का कैरेक्टर उसे बताता है कि उसको फुल पोटेंशियल में भेड़िया बनने के लिए किसी बेताल का, किसी वैम्पायर का खून पीना पड़ेगा एंड बूम उसके बाद हमें देखने को मिलता है भेड़िया वर्सेस वैम्पायर जो सदियों से चली राइवलरी आ रही है एंड वो राइवलरी, वो पूरी फाइट सीक्वेंस देखकर आपको काफी मजा आता है एंड वो इस मूवी का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट जरूर से बनेगा एंड शायद ये बात मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि अगर वो फाइट सीक्वेंस, अगर वो भेड़िया वर्सेस वैम्पायर हमें देखने को ना मिलता तो शायद इस मूवी को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। या शुरुआत में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर भेड़िया पर भारी पड़ता है उसी और कॉन्फिडेंस में आकर वो उसे एक खून की बूंद ऑफर करता है एंड भेड़िया उस चीज को जैसे तैसे करके चाट लेता है, पी लेता है एंड उसके बाद जो भेड़िया का इन्होंने लुक दिखाया वो पूरा
वेयरवुल्फ वाला लुक, वो पूरा हैंडी, वो पूरा बल्क वाला लुक देखकर आपको काफी मजा आता है एंड आपको लगता है कि हाँ, अब वरुण धवन का भेड़िया फुल पोटेंशियल में आया है। एंड वो जो पूरा अल्फा वेयरवुल्फ होता है, जो काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा होता है, वो वर्जन हमें वरुण धवन के भेड़िया का देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, भाई वरुण धवन का भेड़िया आयुष्मान खुराना को इतनी गंदी तरह पीटता है कि उसको दुम दबाकर वहां से, तुम तो खैर उसके बाद होते नहीं, उसको दांत छुपाकर वहां से भागना पड़ता है। जब भागते भगाते वो पहुंचते हैं एक शॉपिंग मॉल में एंड वहां पर वरुण धवन का भेड़िया खुद को शीशे में देखकर थोड़ा सा सैड फील करता है एंड उसके बाद वो दोबारा से अपनी एनिमल फॉर्म में आ जाता है। जहां उस फाइट सीक्वेंस के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है आलोक ताड़का और पीके यादव पर एंड पीके यादव के पास आलोक जाता है तो उसको पता लगता है कि वो भी एक बेताल है एंड उसको बचाने के लिए वो अपनी कम्युनिटी में लेकर जाता है एंड वहां पर हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे बेताल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड उसके बाद यास्किन के लोग तारिका को ले जाते हैं इस कसम के साथ कि आलोक को वो भेड़िए से बचाएंगे एंड उसकी जान की रक्षा करेंगे। एंड जब आलोक को ये पता लगता है कि तारिका ने उसकी लाइफ बचाने के लिए खुद को 100 सालों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया तो वो काफी ज्यादा सैड फील करता है। उसको बचाने के लिए वो यास्किन से भिड़ने के लिए, बेतालों की पूरी कम्युनिटी से भिड़ने के लिए वहां पर चला जाता है। एंड वहां पर हमें वैम्पायर वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलता है, आलोक वर्सेस यास्किन देखने को मिलता है। दोनों के बीच एक घमासान फाइट देखने को मिलती है जहां यास्किन आलोक को मार देता है एंड इस मूवी में आलोक 2 बार मर जाता है। एंड फिर वही चमत्कार वाली बात आती है एंड देवी की मूर्ति से एक लाइटनिंग बाहर आती है एंड आलोक दोबारा जिंदा हो जाता है एंड उसके सीने में दिल धड़कता है बेताल बनने के बावजूद, क्योंकि उसके सीने में अब दिल धड़क रहा तो वो सारे बेतालों का थामा बनता है। एंड उसके बाद आलोक यास्किन को कुत्ते की तरह मारता है एंड उसको दोबारा से जंजीरों में कैद करके उसी गुफा में फेंकवा देता है। उसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड वहां पर हमें सरकटा देखने को मिलता है जो यास्किन को बचाने के लिए या फिर यास्किन को आजाद करने के लिए वहां पर आता है। वो वहां पर से उसको आजाद कर ले जाता है, उसके शरीर से लावा टपक रहा है एंड जिन मंत्रों को, जिन बेड़ियों को इतने साल से यास्किन खुद नहीं तोड़ पाया था, यहाँ तक कि कोई और दूसरा बेताल भी नहीं तोड़ पाया था, उसने उस चीज को लावा से गलाकर अपनी शक्ति से तोड़कर उस यास्किन को वहां से आजाद कर दिया। एंड क्योंकि यास्किन इस युग का रक्त बीज है तो पूरी सेना वाला माहौल, पूरा पहला महायुद्ध वहां से सेट हो जाता है। ये बात जब आलोक ताड़िका एंड उस पूरी बेताल कम्युनिटी को पता लगती है कि किसी ने यास्किन को आजाद कर दिया तो उसको पकड़ने के लिए आलोक एक मिशन पर जाने की तैयारी करता है जहां उस बेताल कम्युनिटी का गुरु कह लो या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग कह लो आलोक को बताता है कि अब वो इंसानों का खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा एंड उसको पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर आलोक ही बोलता है कि उसको पकड़ने के लिए, उसके जितना शक्तिशाली बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि उसको भेड़िए का खून पीना पड़ेगा उससे 100-200 गुना शक्तिशाली बनने के लिए। एंड यहीं पर से स्टैब्लिश हो जाता है भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का वो सेकेंडरी प्लॉट जो हमें इसकी आने वाली मूवीज में देखने को मिलेगा। एंड इस पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें भेड़िए का फिर से एक लुक देखने को मिलता है कि कैसे वो उस जगह पहुंच चुका है जहां पर उस बेताल की पूरी कम्युनिटी रहती है। एंड हंट वहां से शुरू होगा, भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का वो पूरा सिनेमैटिक प्लॉट, पूरी राइवलरी, वो सदियों से जन्मों जन्मांतर के दुश्मन इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। अब वो थांबा 2 हो सकती है, वो भेड़िया 2 हो सकती है या फिर भेड़िया वर्सेस वैम्पायर एक डेडिकेटेड स्टोरी भी हो सकती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी, ये था इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड ये सारी चीजें देखकर हमें समझ आता है कि ये यूनिवर्स एक दूसरी मूवी से कितना ज्यादा वेल कनेक्टेड है एंड वो सारी चीजें कितनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होती है। एंड जब भी इस मूवी में हमें किसी का कैमियो देखने को मिलता है तो वो बिल्कुल भी फोर्स्ड फील नहीं होता एंड एक कनेक्शन, एक वाइब, एक माहौल वो जरूर से सेट करके देता है एंड इसकी नेक्स्ट मूवी के लिए वो जरूर से हाइप जरूर से बनाता है। एंड थामा मूवी के बाद हमें इस यूनिवर्स का नेक्स्ट प्रोजेक्ट शक्तिशालिनी देखने को मिलेगा जो शायद से इसी साल हमें देखने को मिल जाएगा दिसंबर क्रिसमस के आसपास। एंड कुछ थिएटर्स में उसका एक ग्लिम्स भी जरूर से चलाया जा रहा है, मेरे वाले थिएटर्स में तो नहीं चलाया गया था, आपके वाले में चला हो तो जरूर से बताना। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा चामुंडा एंड शक्तिशालिनी और चामुंडा दोनों देवी के ही रूप हैं। एंड जैसा थामा मूवी में स्टैब्लिश किया कि बेताल को माता काली ने बनाया एंड उसके बाद शक्तिशालिनी और चामुंडा तो दोनों देवी के रूप हैं। तो अब मैडोक अपनी दंत कथाओं से, अपनी फोक स्टोरी से शिफ्ट होकर अपने देवी देवताओं की तरफ जाएगा जहां पर हमें फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल लीड वाली स्टोरीज देखने को मिलेगी। एंड सिर्फ मैडोक ही ऐसा कर सकता है जो फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल लीड वाली स्टोरी पर इतना ज्यादा फोकस करे, इतना ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो अभी के लिए इस यूनिवर्स में हमने जो कुछ भी देखा है वो काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी हमें उसी तरीके की कनेक्टिविटी, उसी तरीके के कैमियोज जरूर से देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी तक हमने इस यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा तो उस चीज को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स अपने गोल्डन पाथ की तरफ है और चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, चीजों को कैसे दिखाना है
वो इस यूनिवर्स के मेकर्स काफी अच्छी तरीके से फिगर आउट कर चुके हैं एंड इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमें काफी बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे महायुद्ध 1, महायुद्ध 2, भेड़िया वर्सेस वैम्पायर तो इन्होंने पूरी तरीके से सेट कर ही दिया है। बाकी हैरान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि अगर मुंजिया विलन की साइड हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं वो कितना ज्यादा हरामी है, अगर वो विलन की साइड देखने को मिल जाए तो ज्यादा हैरान मत होना। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। मेरे दिमाग में जो भी था उस पर मैंने बात कर ली, उस पर मैंने आपको अपने थॉट्स शेयर कर दिए। कुछ और नए थॉट्स आएंगे, कुछ और नई थ्योरीज आएंगी तो उस पर जरूर से डिस्कशन करेंगे, उस पर जरूर से बात करेंगे। बाकी आप बताओ, आपने ये मूवी देख ली तो कैसे लगी, और अगर नहीं देखी तो रिव्यू बनाया हुआ है उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ताड़का जैसी कोई खूबसूरत नारी आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना।